नमस्कार, सत श्री अकाल सबको। मैं डॉक्टर माधवी अरोड़ा सेठी श्री आईवीएफ की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के बारे में बात करेंगे कि बांझपन एक्चुअली होता क्या है, उसमें हम कमी का कारण कैसे पता कर सकते हैं और दूसरा हम उसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बांझपन होता क्या है। शादी के 1 साल तक भी नेचुरली ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसको हम इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। ये कमी हस्बैंड में भी हो सकती है, वाइफ में भी हो सकती है, और दोनों के होने का इंस्टेंस 50-50 रहता है। फीमेल में होने के चांस भी 50% है, मेल में होने के चांस भी 50% है। अब ये प्रॉब्लम अपने देश में कितनी कॉमन है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम 10 कपल्स को देखते हैं, उसमें से 2 या 3 इनफर्टिलिटी का शिकार हैं हमारे देश में। तो इसका अब हम कारण पे जाते हैं कि क्यों है। देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं। खाने पीने की में दिक्कत, आजकल वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, उस सब की वजह से एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम कारणों पे आते हैं कि कारण क्या है इनफर्टिलिटी होने का। देखो, मेल में भी कुछ कारण हो सकते हैं, फीमेल में भी कुछ कारण हो सकते हैं। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको टेस्ट बताएगा कराने के। आप सोचोगे कि ये टेस्ट की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही बता दो इलाज। बट हमें पहले कमी पता होना चाहिए कि किस लेवल पे है, तो वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लेवल पे कमी हो सकती है। पहले हम फीमेल के फैक्टर पे जाते हैं। तो एक नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे होती है कि एक फीमेल की बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के साथ ट्यूबें होती हैं दोनों साइड पे, और साथ ही अंडेदानी अटैच्ड होती है। अंडेदानी में अंडा बनता है और धीरे धीरे और साइज में बढ़ता है। जब पूरे साइज का पहुंचता है तो वो फूटता है और ट्यूब से होते हुए बच्चेदानी में जाता है। तभी उसी टाइम जब हस्बैंड का स्पर्म अंदर जाता है, दोनों मिलके एक भ्रूण बनता है, बीज बनता है। ठीक है, वो जाके बच्चेदानी की दीवार में चिपक जाता है। अब हम उसको प्रेगनेंसी कहते हैं। अब हम कारण ढूंढते हैं, तो डॉक्टर भी हर लेवल का कारण ढूंढेगा। पहले या तो वो बच्चेदानी में कमी ढूंढेगा, कहीं बच्चेदानी में कमी तो नहीं है कि बच्चेदानी की दीवार कमजोर है, या बच्चेदानी की दीवार टेढ़ी मेढ़ी है कोई रसौली की वजह से, या कोई एक्स्ट्रा दीवार बनी हुई है जिसको हम सेप्टेट या सब सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। या फिर एक होता है ट्यूब में प्रॉब्लम, कि या तो दोनों ट्यूबें बंद है या एक ट्यूब बंद है, या इन्फेक्शन के कारण एक ट्यूब में पानी भरा हुआ है। ये सब कारण, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है, अंडा बनने की वजह से एफएसएच, एलएच, एएमएच, ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारा कोई अंडेदानी में कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, कोई रसौली तो नहीं है, कुछ पीसीओडी तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इन्फेक्टिव कारण, कि बच्चेदानी, अंडेदानी, ट्यूबों में कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। अब हम आते हैं मेल फैक्टर पे। मेल फैक्टर में हम मेनली 2 चीजें देखते हैं। या तो हमें जो देखा जाता है, स्पर्म सीमेन एनालिसिस करते हैं, जिसमें या तो स्पर्म की क्वालिटी खराब रहती है और काउंट कम रहता है, या फिर दूसरा रहता है कि स्पर्म काउंट बिल्कुल ही निल है। अब हम उसकी डिटेल में जाते हैं थोड़ी देर में। अब हम आते हैं टेस्टों पे कि ठीक है, अब डॉक्टर के माइंड में ये सब बातें चल रही हैं जब वो आपको एग्जामिन कर रहा है, आपकी हिस्ट्री ले रहा है, तो वो आपसे डिटेल्ड हिस्ट्री लेगा। उसके बाद अब डॉक्टर टेस्ट कौन कौन से आपके कराएंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपका सबसे पहले मेनली एक बेसिक अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें फीमेल का, जिसमें बच्चेदानी देखी जाती है, अंडेदानी देखी जाती है, आसपास कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है वो देखी जाती है। तो अगर बच्चेदानी में कोई दिक्कत है तो फिर फर्दर टेस्टिंग रहती है, जैसे हिस्टेरोस्कोपी हो गया, एमआरआई वगैरह इफ रिक्वायर्ड। अगर ट्यूबों में कमी है, या तो एक ट्यूब ब्लॉक्ड है या दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड हैं, वो चेक करने के लिए एचएसजी नाम का एक टेस्ट रहता है। एचएसजी में बच्चेदानी के रास्ते से नीचे से दवाई डाली जाती है, और दवाई जब बाहर डालते हैं, साथ साथ ही पेट के ऊपर से एक्सरे लेते हैं, और दवाई जब ट्यूबों से बाहर आती हुई अगर नजर आती है, इट मीन्स ट्यूबें खुली हुई है, तो वो चीज देखी जाती है। नेक्स्ट रहता है हॉर्मोन्स के टेस्ट, जो एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट की तरह रहते हैं। ठीक है, एंड और अब मेल्स की बात करते हैं।
मेल्स में सीमन एनालिसिस करके हमें ये पता चलता है कि स्पर्म अगर काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, क्वालिटी खराब है, तो कुछ हद तक हम उनको दवाइयां देके वो मोटिलिटी काउंट बेटर कर सकते हैं। अगर काउंट निल है, बिल्कुल जीरो है काउंट, तो हम फर्स्ट रिपोर्ट को एजोस्पर्मिया नहीं कहते हैं। हम एक टेस्ट और कराते हैं पेशेंट का। 2 रिपोर्ट्स अगर निल कहती हूँ तो हम क्या कर सकते हैं कि तब उसको एजोस्पर्मिया हम डायग्नोज करते हैं। और उसके लिए भी हम पेशेंट को 3 दिन आपस में मिलने का परहेज कहते हैं, 3 to 7 डेज का रहता है परहेज, तब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं। और अगर निल रहता है तो हमें फर्दर टेस्टिंग करना चाहिए। निल में क्या है कि अगर देखो 2 कारण हो सकते हैं, या तो स्पर्म बन रहा है निकल नहीं रहा, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर बन ही नहीं रहा है, दैट इज नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो इसके हम अब कारण पता करते हैं आगे फर्दर टेस्टिंग करा के, हार्मोन्स के टेस्ट। अगर हार्मोन नॉर्मल बन रहे हैं एक आदमी के शरीर में, तो हम, मुझे एक साथ साथ एक मैसेज भी आ रहा है साथ साथ कि मैम मेरी HSG हो चुकी है, एक ही ट्यूब खुली है, दूसरी ब्लॉक है, क्या मैं नेचुरल प्रेगनेंसी ट्राई कर सकती हूँ? आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी, बिकॉज एक ट्यूब अगर खुली है, जिस साइड से ट्यूब खुली है उसी साइड अगर अंडा बन रहा है, देयर इज अ गुड चांस फॉर प्रेगनेंसी। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, अब हम वापस आते हैं मेल फैक्टर पे। तो अगर मेल के हार्मोन्स नॉर्मल हैं, ठीक है, तो वो उसके स्पर्म बनने के चांसेस काफी हाई हैं। नेक्स्ट आता है, हम उसको एक कंफर्म कैसे कर सकते हैं, दैट इज बाय FNAC टेस्टीज। हम टेस्टीज में सुई मार के हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमें नॉर्मल स्पर्म मिल रहे हैं कि नहीं। अगर मिल रहे हैं तो देयर इज अ चांस टू गेट गुड स्पर्म नंबर, यू नो, एटलीस्ट IVF से बच्चा हो सकता है उस सिनेरियो में। अब हम ट्रीटमेंट मोडालिटी पे आते हैं कि कौन से मरीज को कौन सा इलाज लगेगा, कौन से इलाज की जरूरत है। देखिए, अगर आपने 1 साल तक नेचुरली ट्राई किया है, सारी रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल हैं, सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी आप डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर, डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर फॉलिकुलर स्कैन्स कराइए, अल्ट्रासाउंड्स कराइए जब अंडा बन के रेडी हो जाएगा, एंड फिर आप नेचुरली ट्राई कीजिए। 2-3 साइकिल्स आप ये ट्राई करके, इफ यू गेट अ रिजल्ट वेरी गुड, इफ यू डू नॉट गेट अ रिजल्ट, इन दैट सिनेरियो आप देखिए कि रिजल्ट कहाँ नहीं मिल रहा, अंडा अच्छा बन रहा है कि नहीं, स्पर्म क्वालिटी अच्छी है कि नहीं। वी कैन गो टू अ सेकेंड स्टेप, दैट इज IUI। IUI में क्या करता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यूट्रस के अंदर हस्बैंड का स्पर्म वॉश करके लैब के अंदर हम वो यूट्रस में इंजेक्ट करते हैं। ऐसे में चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बेटर हो जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की ट्यूब्स में प्रॉब्लम है, जैसे एक ट्यूब नॉर्मल है, एक ब्लॉक्ड है, तो भी हम दूसरी ट्यूब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड तीसरी बात कि अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, इन दैट सिनेरियो हमें या तो लैप्रोस्कोपी करके उसकी ट्यूब्स खोलने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर हम ट्यूब्स नहीं खोल पा रहे हैं तो पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट सिर्फ IVF ही बनता है। बट IVF ऑल्सो हैज अ गुड रिजल्ट इन ओनली ट्यूबल फैक्टर, बिकॉज बच्चेदानी ठीक है, अंडेदानी ठीक है, अगर स्पर्म भी ठीक है, तो देर इज अ गुड चांस इन IVF ऑल्सो फॉर द पेशेंट टू कंसीव। अब अगर पेशेंट का अंडा बनने में दिक्कत है, तो हम जब फॉलिकुलर स्टडी कर रहे हैं उससे पहले हम अंडा बनाने की भी पेशेंट को दवाई दे सकते हैं। सिर्फ गोली ही नहीं, हम इंजेक्शन देके भी अंडा बना सकते हैं। और उस कई बार जब स्पर्म काउंट बहुत ही लो रहता है, सी जो नॉर्मल WHO गाइडलाइंस है उसके हिसाब से स्पर्म काउंट कम से कम 15 मिलियन होना चाहिए, और एक्टिवली मोटाइल स्पर्म शुड बी मोर देन 32%। तो अगर इससे जो है स्पर्म काउंट 15 मिलियन से भी कम है, आइडियली IVF बनता है। लेकिन अगर पेशेंट को कि अगर मोटिलिटी अच्छी है तो हम IUI ट्राई कर सकते हैं उस सिनेरियो में, एंड वी हैव गॉट रिजल्ट्स इन दैट आल्सो। अब आता है एजोस्पर्मिया वाले सिनेरियो में। एजोस्पर्मिया वाले सिनेरियो में जब स्पर्म काउंट बिल्कुल निल है, इन दैट सिनेरियो अगर तो स्पर्म बन रहे हैं, फिर तो हम IVF विद टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन या एपिडिडमिस में से स्पर्म निकाल के हम IVF करके प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं। अगर स्पर्म बन भी नहीं रहे हैं, इन दैट सिनेरियो डोनर IUI फर्स्ट ट्राई करके 3 to 4 साइकिल्स नहीं होता तो फिर हम IVF की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक
सा एक ओरिएंटेशन ये जानने के लिए कि इनफर्टिलिटी होता क्या है, ट्रीटमेंट प्लान होता क्या है। अगर बच्चेदानी में भी कुछ प्रॉब्लम है तो हम दूरबीन के ऑपरेशन से उसको हम ठीक करके प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम IUI के बारे में डिटेल में और डिस्कस करें। जल्द ही मिलते हैं दोबारा वीडियो के लिए। थैंक यू।